नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों पहले तो सॉरी 2-3 दिन की न्यूज़ एक साथ ला रही हूँ। मुझे थोड़ा सा बहुत हेक्टिक सा शेड्यूल चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, लेकिन मैंने जैसे आपसे वादा किया है डेली की न्यूज़ आएगी मतलब आएगी। तो 7, 8 और 9 की जो न्यूज़ है वो एक साथ लेके आई हूँ, जो भी मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे। और इसके बाद में जैसे कि 2-2 दिन की या 1-1 दिन के साथ में न्यूज़ आएंगे, लेकिन डेली की कोई भी न्यूज़ आपकी मिस नहीं होगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। तो जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि वुमन अगर किसी भी एरिया में फर्स्ट कोई काम करती है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो तेलंगाना एक तो राज्य अपना सबसे लेटेस्ट बना हुआ है और वहाँ पे पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, मतलब उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश पहली महिला बनी है। वो कौन है? हिमा कोहली। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है कि हिमा कोहली किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बनी है, या हिमा कोहली कौन है, या फिर तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है। ठीक है, आने वाली एग्ज़ाम जो हैं जैसे कि पटवार आने वाली है, एनटीपीसी की एग्ज़ाम आने वाली है, इन सब में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि पिछले 2-3 महीनों के करंट तो हमें एकदम क्लियर होने ही चाहिए, और लेटेस्ट करंट जो डेली चल रहा है वो तो हमें आना ही चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम हिमा कोहली आप याद रखिएगा। एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रूट क्या है? आज के मतलब 7 तारीख के पेपर में बड़ी न्यूज़ थी, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि होता क्या है। तो फ्रेट मतलब होता है दोस्तों माल, है ना, या सामान, है ना। कॉरिडोर मतलब ले जाने का रास्ता, डेडिकेट मतलब समर्पित, और वेस्टर्न का मतलब आपको पता ही है पश्चिमी, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि माल या सामान ले जाने के लिए स्पेशल एक रास्ता बनाया गया है, ट्रेन की पटरियां बनाई गई हैं जिन्हें कह रहे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो एक अलग रूट बनाया गया है, वो सिर्फ किसके लिए? मालगाड़ी की ढुलाई के लिए बनाया गया है। देखो अभी तक क्या होता है कि अपना जो रूट है, जो ट्रेन की पटरियां हैं उन्हीं पे चलती है मालगाड़ी और उन्हीं पे चलती हैं यात्री गाड़ियां, है ना। जो ट्रेन होती है यात्रियों की वो तो दोनों सेम ही रूट पे चलती है। अब होता क्या है, जब ट्रेन उस रास्ते से आ रही है तो मालगाड़ी को रोकना पड़ता है, मालगाड़ी आ रही है तो ट्रेन को रोकना पड़ता है। तो क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाने में ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो बिज़नेस ये क्या होता है, जितना डिले होता है बिज़नेस में चीज़ें उतने ही ज़्यादा उस चीज़ की वैल्यू मतलब जो पैसे होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए हम एक फ्रेट कॉरिडोर का विकास कर रहे हैं। डीएमआई से आपने सुना होगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कहाँ से आएगा? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आएगा। जैसे एक मिनट, छोटा सा मैं इंडिया बना ही देती हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, ये दिल्ली है, ठीक है, ये यहाँ पे बॉम्बे है, ठीक है, अपना राजस्थान पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे ये यूपी पड़ रहा है, ठीक है। तो ये होते और ये गुजरात है। तो ये दिल्ली से शुरू होगा, एक रूट बनाया जा रहा है दिल्ली से शुरू होकर, मतलब यूपी से शुरू होकर दिल्ली में से निकलता हुआ भारत मतलब सॉरी राजस्थान, राजस्थान का एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, ऐसे 5-6 राज्यों से होकर गुजरता हुआ आएगा। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका पड़ेगा? एमपी तो ये है और गुजरात ये है, सबसे ज़्यादा हिस्सा पड़ेगा राजस्थान का। तो जो डीएमआईसी है, डीएमआईसी का रूट बता रही हूँ मैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये यूपी के दादरी बंदरगाह से शुरू होकर मध्य प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक एक रूट विकसित किया जा रहा है ना। इसके दोनों ओर क्या होंगे? इंडस्ट्रीज डेवलप की जाएंगी बहुत बड़ी संख्या में, और दोनों ओर बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। और इसी में ये बनाया जा रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मतलब एक ट्रेन के लिए भी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है जिसमें सिर्फ मालगाड़ी की ढुलाई की जाएगी। डीएमआईसी का ही यह एक पार्ट है ना। तो ये अलग अलग बन रहे हैं, कभी आप सुनोगे वेस्टर्न का उद्घाटन किया है, कभी आप सुनोगे साउदर्न का उद्घाटन किया है। तो अभी किसका किया है? अभी किया है वेस्टर्न का। इसका रूट क्या है? ये हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से शुरू होकर अजमेर के न्यू किशनगढ़ तक, मतलब अभी 306 किलोमीटर लंबा एक रूट विकसित किया गया है। मतलब ये बनेगा पूरा, लेकिन अभी इतना ही बन पाया है। कहाँ से? हरियाणा के रेवाड़ी से अजमेर के न्यू किशनगढ़ मदार क्षेत्र तक 306 किलोमीटर लंबा यह बन पाया है। और जो डीएमआईसी पूरा है वो लगभग 1500 कुछ किलोमीटर लंबा है ना। तो अभी इसमें इतना ही बन पाया, तो इसका उद्घाटन अब किया गया है, ठीक है। तो समझ गए आप कि ये क्या चीज़ है, क्या ये न्यूज़ में आ रहा है। अब डीएफसीसी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना के तहत कुल 1504 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनेगा, जो यूपी के दादरी से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र के जेएलएन बंदरगाह तक जाएगा। इस ट्रैक पर सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी
और प्लस ये दोस्तों इलेक्ट्रिक ट्रैक बनाया गया है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक बनाया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे गाड़ियाँ अधिक तीव्र गति से चलेंगी और इन जो ये मालगाड़ियाँ जो बनाई गई हैं इनकी जो माल परिवहन की क्षमता है, लोडिंग की क्षमता है, वो भी जो नॉर्मल मालगाड़ी होती है उनसे ज़्यादा होगी। तो ठीक है, तो ये आप डेडिकेटेड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रूट क्या है समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस था दोस्तों 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस था, तो ये 10 जनवरी वाला है विश्व हिंदी दिवस। और एक अपन बनाते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को है नेशनल हिंदी दिवस, मतलब ये तो है वर्ल्ड हिंदी डे और ये है नेशनल हिंदी डे। तो नेशनल वाला और वर्ल्ड वाला इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो 10 जनवरी को नेशनल हिंदी दिवस बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को हिंदी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, पूरे वर्ल्ड की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। वो किसने बुलाई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बुलवाई थी, है ना, 10 जनवरी 1975 को। तो उसकी याद में हम बनाते हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। तो 2006 से यह प्रारंभ हुआ था विश्व हिंदी दिवस। और दूसरा जो हम बनाते हैं नेशनल हिंदी दिवस, मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वो 14 सितंबर को बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? तो 14 सितंबर 1949 के दिन हमारे संविधान में हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में उपयोग करने हेतु हमने अपनाया था, तो इसलिए हम 14 सितंबर को क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है। एक डिजिटल सर्विस टैक्स भी आया था 9-10 तारीख के पेपर में कि यूएसए के जो व्यापार प्रतिनिधि हैं उन्होंने उनके कार्यालय ने कहा है कि भारत, इटली और तुर्की, 3 देशों का नाम लिया है, भारत, इटली और तुर्की द्वारा अपनाए जा रहे डिजिटल सर्विस टैक्स या सेवा कर से अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय कर सिद्धांतों के असंगत है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया एक डिजिटल सर्विस टैक्स लगा रहा है। ठीक है, ये टैक्स अमेरिका कह रहा है कि भारत, इटली और तुर्की जैसे देश है जो हमारी ही कंपनियों पर, अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं और बाकी अन्य देशों की कंपनियों पर कम लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं डिजिटल सर्विस टैक्स होता क्या है। कि जैसे कि ये कंपनियां हैं, जैसे कि हम गूगल हो गया, अमेज़न हो गया, एप्पल हो गया, या हमारे देश की कंपनियां नहीं है, ये विदेश की कंपनियां हैं, लेकिन ये हमारे देशों से कमाती हैं, है ना। तो हमारे देश में इनकी जो आय का अर्जन होता है उनका कुछ % हम अपने देश में रखते हैं, क्योंकि आप लोग हमारी जनता से कमा रहे हो, हमारे देश से कमा रहे हो, है ना। तो उसे बोलते हैं हम डिजिटल सर्विस टैक्स। तो अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो डिजिटल सर्विस टैक्स है ये इंडिया हमारी कंपनियों से ज़्यादा ले रहा है, मतलब अमेरिकन कंपनियों से ज़्यादा ले रहा है और देशों के मुकाबले। तो इसका जवाब देते हुए फिर भारत ने कहा है कि यूएसए की टोटल 186 कंपनियों पर भारत डिजिटल सर्विस टैक्स भारत ने जवाब देते हुए कहा है कि भारत कुल 186 कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगा रहा है, जिसमें से 86 कंपनियां अकेले यूएसए की हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत जो है 186 कंपनियों पर टैक्स लगा रहा है, जिसमें 86 कंपनियां हैं ही सिर्फ यूएसए की। तो हम क्या करें भाई, हम तो 86 पे लगाएंगे। अब आप कह दोगे कि आप तो हमारी पे ही सबसे ज़्यादा लगा रहे हो। जब आपकी कंपनियां इस क्षेत्र में ज़्यादा व्यापार कर रही हैं और ज़्यादा सेवाएं दे रही हैं तो हम तो आप पे ही लगाएंगे ना, और किस पे लगाएंगे। तो भारत ने इसका विरोध किया है या इनकार कर दिया है कि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब वैक्सीनेशन प्रारंभ होने वाला, आप सबने न्यूज़ पढ़ भी ली होगी, डेट याद रखिएगा, 16 जनवरी से हमारे वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी, जिसमें 1 करोड़ तो होंगे हेल्थ केयर वर्कर्स, जो भी चिकित्सा विभाग में काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे वार्ड बॉय हो, सभी जो हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं उनको। और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स में आ जाएंगे, जैसे पुलिस और सेना के जवान, है ना, ये सब लोग इसमें आ जाएंगे फ्रंट लाइन वर्कर में, जो आगे आके कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। और इसके लिए वैक्सीन किसको लगेगी, कैसे लगेगी, इसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने फ़ोन में एक कोविन ऐप डाउनलोड करना होगा और उस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर सरकार को लगेगा कि हाँ ये इसी क्षेत्र में है, या फिर सरकार हमें खुद मैसेज करेगी कोविन ऐप पे, है ना, और फिर हमें बुलाया जाएगा कि आपको इस डेट को यहाँ आना है और वैक्सीन लगानी है। एक तख्त सागर दोस्तों अब सिक न्यूज़ में चल रहा है, तो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान के कई सागरों के नाम पूछ लिए जाते हैं जो अपन ने नहीं सुने होते हैं, है ना, छोटे छोटे से सागर होते हैं। तो न्यूज़ में अगर चल रहा है तो ऑब्वियसली ये पूछ लिया जाएगा। तो तख्त सागर कहाँ है? जोधपुर में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारी आर्मी के एयरफोर्स के कमांडो हैं अंकित गुप्ता, वो एयरफोर्स के कोई एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें उन्हें प्लेन से जो ये है
तालाब है, इसमें कूदना था और फिर यहाँ पे अपनी बोट लेके तैरना था, है ना। उनके साथ 10 कमांडो और थे। तो अंकित गुप्ता उनको लीड कर रहे थे और अंकित गुप्ता जैसे ही कूदे वो उस पानी में दलदल था और नीचे कुछ झाड़ियाँ वगैरह हैं, उनमें वो फंस गए, वो बाहर नहीं निकल पाए। बाकी जो 10 कमांडो हैं वो बाहर निकल गए और अपनी अपनी बोट पे, जैसा कि एक्सरसाइज में उन्हें बोला गया था वैसा उन्होंने कर लिया। बट अंकित गुप्ता आज उस गुरुवार से लेके आज मंडे हो गया दोस्तों, 5 दिन हो गए, उनकी डेड बॉडी अभी तक हमें मिल नहीं पाई है। तो इस वजह से तख्त सागर सुर्खियों में है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एक आज के पेपर में 10 जनवरी के पेपर में बड़ी न्यूज़ थी, सबसे बड़ा टॉय क्लस्टर। टॉय क्लस्टर मतलब जहाँ पे टॉयज़ की फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, एक नहीं बहुत सारी, लगभग 100 फैक्ट्रियाँ टॉयज़ की लगाई जाएंगी, तो उसे बोलते हैं क्लस्टर। तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये कर्नाटक के कोप्पल ज़िले के भानपुर गांव में। तो देश की सबसे बड़ी है अगर कोई चीज़ तो वो भी याद रखनी चाहिए, और अभी अभी इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये हमें याद रखना ज़रूरी है। ये है कर्नाटक के कोप्पल ज़िले के भानपुर गाँव में, और यहाँ खिलौने, टॉय क्लस्टर तो समझ रहे हो ना, खिलौने बनाने की जो फैक्ट्रीज है वो और 100 से ज़्यादा यूनिट यहाँ पे लगाई जाएंगी, मतलब बहुत बड़ी संख्या में फैक्ट्रीज यहाँ पे लगाई जाएंगी। तो ये टॉयज़ का हब बनने वाला है आने वाले दिनों में। तो ये थी दोस्तों 7, 8 और 9 जनवरी की न्यूज़। 10 जनवरी की न्यूज़ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।